सुभाषित प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों मित्रों कि 4-5-6 रोज से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया था कुछ दिनों के लिए। अब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ है तो मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं, आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हिंदी साहित्य का बीए तृतीय वर्ष के छात्रों जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारा चल रहा था रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। पिछले गत वीडियो में हमने बिहारी जी के बारे में पढ़ा, आज पढ़ेंगे भूषण जी के बारे में। ठीक है, तो भूषण जी क्या थे? सबसे पहले ये देखेंगे कि रीतिकाल क्या है? एक श्रृंगार काल था। रीतिकाल श्रृंगार काल था। हम जानते हैं श्रृंगार की सबसे ज्यादा जो रचना लिखी गई वो नायिका वेद पर लिखी गई, श्रृंगार पर लिखी गई। सबसे ज्यादा कवियों की जो रचना इस काल में वो श्रृंगार पर लिखी गई है ना, जिसमें नायक और नायिका वेद, नक्शिक वर्णन आदि को बहुत महत्ता दी गई। लेकिन इसी काल में वीर रस में लिखा गया। वीर रस में रचना करने वाले थे भूषण। रीतिकाल में एक ऐसे काल में जिसमें श्रृंगार का बोलबाला था, लेकिन उस बोलबाले के बीच में कहीं एक कवि वीरता की बातें भी कह रहा था, वीरता का उद्घोष कर रहा था, और वो कवि थे भूषण। भूषण ने वीर रस की बहुत सुंदर रचना इस काल में की है। हम ये जानते हैं कि अधिकतर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। वो राजा महाराजाओं और सामंतों के आश्रय पाकर अपने जीव का पार्जन करते थे, अपनी वृत्ति लेते थे, है ना। तो उनमें से सबसे ज्यादा तो कहा जाता है कि देव ने सबसे ज्यादा राजाओं का आश्रय लिया था, कवि देव ने, है ना। उन्हीं में से एक कवि भूषण जी। तो भूषण जो थे वीर रस के बहुत उत्तम कवि माने जाते हैं, और ये शिवाजी मराठा का जो सम्राट था, शिवाजी छत्रसाल आदि महाराजाओं के आश्रय में रहते थे। कौन? भूषण, है ना। शिवाजी, छत्रसाल जैसे राजाओं के दरबार में भूषण ने सम्मान पा रखा था, और इनके दरबार में जो भूषण रहते थे, शिवाजी के दरबार में भूषण ने काफी समय व्यतीत किया, और शिवाजी के चरित्र को, शिवाजी के जीवन को उत्तम बनाकर जो कार्य भूषण जी ने किया है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं लिखी थी। एक तो लिखी थी शिवा बावनी, शिवराज भूषण, और ये दो ग्रंथ, ये दो काव्य रचनाएं, है ना, ये दो वीर रस की काव्य रचनाएं, है ना, भूषण ने लिखी शिवाजी के काल में, शिवाजी के दरबार में। छत्रसाल महाराज थे, उनके दरबार में रहते हैं, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा छत्रसाल दशक। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की भूषण ने इन दोनों राजाओं के राज दरबार में आश्रित रहकर उस काल में, उस समय में ये 3 महान ग्रंथों की रचना की। अब देखिए, ये देखते हैं कि जिनमें से शिवाजी जो है,
शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, इनसे इनके नाम से इन ग्रंथों का नामकरण किया गया था, है ना। अब देखिए आगे, जिनमें से शिवराज भूषण एक विशाल काय ग्रंथ है। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ये विशाल काय ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ यानी बड़ा ग्रंथ है, ये बृहद ग्रंथ है, विशाल, है ना, बड़ा ग्रंथ लिखा है यानी भूषण ने। और इसमें 385 पद्य हैं, 385 पद्य, 300 यानी पद्यों की संख्या 385 कही जाती है। और उसके बाद इस जो ग्रंथ में दो चीजें निकल कर आई, ये अलंकारों का निरूपण भी है इसमें, अलंकारों का निरूपण, ठीक है ना। और दूसरा है शिवाजी का शौर्य, शिवाजी का शौर्य, पराक्रम, पराक्रम भी इसमें दर्शाया गया है शिवराज भूषण में। यानी शिवराज भूषण में 385 पद्य है। इसमें ये जो ग्रंथ है इसमें अलंकारों को बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। शिवाजी का शौर्य पराक्रम को व्यक्त करता हुआ ये ग्रंथ है भूषण जी का, ठीक है ना। उसी प्रकार शिवा बावनी आती है, यहां अगर हम शिवा बावनी लिख दें, शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवा बावनी, है ना। तो इसमें कितने पद्य हैं? बावनी का मतलब है 52 पद्य हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें 52 पद्य हैं। और किस इसमें पद नहीं, सॉरी पद नहीं, कवित्त है इसमें, 52 कवित्त। और 52 कवित्तों में शिवाजी की वीरता, शौर्य, पराक्रम, उनके विद्रों, उनके द्वारा किए गए जो युद्ध थे, हैं, उनकी वीरता का इसमें बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। उसके बाद है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक में छत्रसाल दशक, इसमें केवल 10 पद्य है, 10 कवित्त, यानी इसमें 10 कवित्त हैं। और ये छत्रसाल के शौर्य, पराक्रम को व्यक्त करते हुए इसमें 10 कवित्त लिखे गए हैं। तो कहने का मतलब है इनके जो ये महाराजा शिवाजी और छत्रसाल दोनों महाराजाओं के दरबार में आश्रय पाकर इन्होंने उनसे संबंधित उनके वीरता, उनके पराक्रम को व्यक्त किया है। उनकी वीरता और पराक्रम का वर्णन इन तीनों ग्रंथों में मिलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है वास्तव में भूषण रीति काल में होते हुए भी बहुत ही उत्तम ओज और वीरता से भरी रचनाएं लिखा करते थे। तो कहने का मतलब है कि श्रृंगार के बगीचे में एक तेज शमीर की भांति, तेज शर की भांति, एक दिव्य त्रिशूल की भांति एक कवि चमकता था, जो ओजता की, शौर्य और पराक्रम की बात कहता था, ठीक है ना। ऐसे थे भूषण जी। तो आगे देखते हैं। वैसे कवि ने औरंगजेब, हम मानते हैं कि मराठा साम्राज्य था शिवाजी, उसको बहुत, शिवाजी हमारे भारत देश के, संपूर्ण देश के बहुत बड़े वीर राजा हुए हैं, पराक्रमी राजा हुए हैं।
जिन्होंने अपने देश, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, है ना। हिंदू राष्ट्र थे शिवाजी, हिंदू राजा थे शिवाजी, उन्होंने राम, कृष्ण, गणेश जी सभी की उपासना पर बल दिया गया और इनके द्वारा एक ऐसा राज्य स्थापित किया गया जिसे रामराज की कल्पना, रामराज कह सकते हैं। ऐसे सुंदर राज्य की कल्पना करने वाले को कोई न कोई आघात तो पहुंचाता है। तो औरंगजेब के बार बार आक्रमण से शिवाजी की मन स्थिति ठीक नहीं थी, उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था, लेकिन शिवाजी ने वीरता का, पराक्रम का परिचय देते हुए औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट को भी पराजित कर दिया था। और उनका शौर्य और उनका पराक्रम इतना तेज था कि मुगलों के जो बड़े बड़े सम्राट थे, मुगलों की सेनाओं के पैर हिलने लगते थे, है ना। ऐसे महान प्रतापी वीर राजा का वर्णन शिवाजी ने, कवि भूषण ने उनके दरबार में लेकर किया। अब देखिए कुछ ऐसे हैं, शिवाजी ने देखा कि औरंगजेब का जो प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और उसके सिपाही बाजारों में आकर यहाँ के लोगों को पीड़ित करते हैं, दंडित करते हैं और उनको सताते, अत्याचार करते हैं। और जो हिंदू थे उनकी चोटियां काट रहे हैं, मंदिरों को गिरा रहे हैं, इस तरह की जो भावना थी तो वो मुगल साम्राज्य के आदेशों पर, मुगल राजा के आदेशों पर हो रही थी। इस बात को जब शिवाजी ने देखा तो उन्होंने अपने पराक्रम से इसको, उन मुगलों को खदेड़ दिया। इस बात को देखकर कवि भूषण जी कहते हैं कि वेद राखी विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर को। कि वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर को। और हिंदू की छोटी रोटी राखी है सिपाही इनकी, कांधे में जनेऊ राखे, माला राखी घर में। किसने राखी माला गले में हिंदुओं के? चोटियों को किसने काटने नहीं दिया है। और राम नाम का जो उच्चारण करते थे हिंदू, वो सदा होता रहे, इस बात को बल देने वाले वीर सिपाही, वो जो वीर राजा थे वो थे कौन? शिवाजी का इस तरह का एक बहुत ही सुंदर और शौर्यपूर्ण पराक्रमी अगर किसी ने चित्रण किया है तो वो महान कवि भूषण जी हुए हैं। उन्होंने शिवाजी को बहुत ही उच्च स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और वो इस प्रकार हम देखते, रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा उनके बारे में कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कर सकता, कोई कवि उनकी झूठी खुशामद नहीं कर सकता। शिवाजी और राजा छत्रसाल की वीरता के वर्णन की कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकता। ये वास्तव में वीर थे, वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा के प्रथा के अनुकरण मात्र नहीं थे। क्योंकि कुछ कवि ऐसे हुआ करते थे जो अपनी वृत्ति, अपनी जीविकोपार्जन के लिए राज दरबारों में रहा करते थे और राजाओं के हिसाब पर वो उन्हीं के हिसाब से रचना किया करते थे, राजा को ये प्रकार प्रसन्न रखते थे। ऐसे कवि नहीं थे, उन्होंने वास्तव में जो वीरता थी, वास्तव में जो पराक्रम था हमारे शिवाजी और छत्रसाल में, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अपने काव्य रचनाओं में अंकित किया। और वो आगे कहते हैं, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसकी व्यंजना भूषण ने की है। वास्तव में हिंदू जिस प्रकार आत्मीयता से शिवाजी और छत्रसाल को याद करती है, उसी प्रकार उसी आत्मीयता से कवि भूषण ने उनका व्याख्यान किया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने तरफ से ये बात रखी। अब देखिए भूषण के जो काव्य हैं उसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। भूषण में क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। यहां पहले भूषण का जीवन काल लिख देते हैं, वो लिखा नहीं था। भूषण 1600, 1300, 1715 ईस्वी तक, 1613
ईस्वी से 1715 ईस्वी तक का इनका काल रहा है। किसका? भूषण का जीवन का। ठीक है ना। अब देखिए, अब इनके जो काव्य, भूषण के काव्य के अंतर वस्तु है ना। भूषण का काव्य, भूषण के काव्य की विशेषताएं, ठीक है। भूषण के काव्य की विशेषताएं, पहली विशेषता हम इसमें देखेंगे वीर रस की प्रधानता, है ना। वीर रस की प्रधानता भूषण के काव्य में क्या है? वीर रस की प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता। इस बिंदु के अंतर्गत हम इनकी वीरता की और जो शौर्य की, जो ओज की जो काव्य भाषा है उस पर हम टिप्पणी करेंगे, चर्चा करेंगे। भूषण के काम में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, हम ये जानते हैं। पूर्ण रूप से वीर रस की जो भी विशेषता है उसका पूर्ण यहाँ अंकन हुआ है। महाराज शिवाजी की वीरता को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो किया है, उनकी रचना शिवा बावनी में देखने को मिलती है। महाराज शिवाजी की जो अतिशयोक्ति की गई है, यानी उनका बड़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया गया है, वो शिवा बावनी में किया है। और देखते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर चलते हैं तो संसार में क्या होता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। भूषण जी ने बहुत सुंदर छंद कविता कहा है। क्या कहा है उन्होंने कि साज चतुरंग सेन अंग में उमंग भर सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। कि साज चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद विरद नगारन के नद नद मद गर बन के रनत है। यानी कहने का मतलब है कि भूषण भनत नाद विहद नगारन के नद नद मद गबरन के रलत है। इसका मतलब है कि साजी चतुरंग सेना में जब चतुरंगनी सेना सज धज के जब चलती है तो वीरता का अंग अंग फड़कने लगता है। सरद शिवाजी जंग जीतन चलते, जब शिवाजी किसी जंग को जीतने के लिए चलते हैं, जब चतुरंगनी सेना सज धज के चलती है तो अंग अंग में वीरता से अंग अंग उमंगित हो जाता है। और भूषण बनत नाद विहद नगारन के, भूषण के अगवानी में बड़े बड़े नाद और नगारों का घोष होने लगता है। और नदी नद मद गर्भ, और नदी छोट जितनी भी सारी नदी, हाँ जो मद है और जो भी अहंकार है वो नदी के समान आपस में हिलमिल कर चलने लगते हैं। यानी सेना ऐसे लगते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो, ठेल ठेल कर आगे चल रही हो। इस तरह का सुंदर वर्णन भूषण जी ने उनके वीर रस की प्रधानता को व्यक्त करते हुए लिखा है। अगर इस तरह के उनकी कविताओं को देखा जाए तो हमें शिवाजी की वीरता और उसके शौर्य और उसके पराक्रम का जो सुंदर चित्रण मिलता है वो भूषण के कवित्व में मिलता है, भूषण की शिवा बावनी में मिलता है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में भूषण ने शिवाजी को हिंदू राजाओं का सिरमौर माना है, वीरता का पर्याय माना है ना। तो कह सकते हैं कि वीर रस की प्रधानता उनके काव्य में मिलती है। और शिवजी की महत्ता का प्रतिपादन, अब देखो शिवाजी की जो महत्ता थी, दूसरा बिंदु है शिवाजी की महत्ता। शिवाजी का क्या महत्व था हिंदू महत्ता, हिंदू जनमानस में शिवाजी को कितना महत्व था, शिवाजी को लोग क्या मानते थे, कितना दर्जा देते थे, ये बात भी उन्होंने बड़े वीरतापूर्वक कही है। क्या कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि भूषण ने शिवाजी को एक से एक महापुरुषों के रूप में प्रस्तुत किया है।
हमारे पौराणिक कथाओं में जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों की संज्ञा भूषण जी को दी है ना, जिन्होंने अपने देश और राष्ट्र के बलिदान में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो शिवाजी उनसे कब पीछे थे? तो उसी परिप्रेक्ष्य में शिवाजी को उन्होंने बहुत ऊंचा दर्जा दिया, जिन्होंने मुगलों से टक्कर लेकर मुगलों के अत्याचार को मिटाकर और अपने हिंदुत्व की रक्षा की। तो वो कहते हैं कि हिंदुओं की चोटी रोटी राखी सिपाहियों ने की, हिंदुओं की चोटी रोटी राखी है सिपाहियों ने की, और कांधे में जनेऊ रखकर माला रखकर घर में, ये पहले पढ़ चुके इसको। यानी शिवाजी के आतंक से मुगलों की स्त्रियां भागे भागे फिर रही हैं, उनकी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। शिवाजी का खौफ इस कदर था कि मुगलों की जो स्त्रियां थी वो उसके खौफ से इधर उधर छुपने को भागा करती थी। अब आप अंदाजा लगाइए मुगल कितने शक्तिशाली थे, इनके पास अथाह सेना थी और शिवाजी का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उनका शौर्य, उनकी हिम्मत, उनका धैर्य और उनकी वीरता इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े मुगल सम्राट उसके आगे पानी भरते थे। उनकी स्त्रियां उनके खौफ को देखकर इधर उधर छुपा करती थी। भूषण में बनत शिवराज भी तेरे त्रास, नगर में जड़ाती थी वो नगर में जड़ाती है ना, नगर में जड़ाती वो नगर में जड़ाती है, यमक अलंकार इसमें देखने को मिलता है। भूषण जी कहते हैं कि शिवराज यानी शिवाजी की त्रास को देखकर जो उनकी स्त्रियां इधर उधर छुपने को भागती हैं। तो ये कहते हैं कि शिवाजी की इतनी महत्ता थी जनमानस में, है ना, इतना खूब था। उसके बाद तीसरा अगर हम विशेषता देखें इसकी तो वो है देश प्रेम। देश प्रेम, अब देश प्रेम कैसा था? देश प्रेम भी देखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे देश में इतने इतने महान राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, वीर सिपाही हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश की अस्मिता पर आंच नहीं आने दी। इस देश को अपना सब कुछ न्यौछावर करके, अपना सब कुछ समर्पित करके उन्होंने अपने मानस में, अपने चिंतन में एक ही बात को सबसे बड़ा रखा और वो थी राष्ट्र प्रेम। सबसे पहले राष्ट्र प्रेम। देश उन्नत होना चाहिए, देश पर किसी दुश्मन की आंख नहीं टिकनी चाहिए, देश पर कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देखे। इसलिए उन्होंने अपने भारत माता की रक्षा में, अपने देश की रक्षा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए वही भाव यहाँ देखने को मिलता है कि भूषण की कविता को काव्य रसिकों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। वो कहते हैं कि और एक बात देखने को मिलती है कि भूषण की कविता में चाटुकारिता नहीं मिलती। चाटुकारिता का मतलब होता है कि झूठी राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी झूठी प्रशंसा करना नहीं। शिवाजी और छत्रसाल वास्तव में हिंदू राजा ऐसे थे जिनमें वीरता शौर्य का बहुत बड़ा तेज था, तो उन्होंने चाटुकारिता नहीं की, उनकी वास्तविक वीरता को उन्होंने अपने काम में स्थान दिया और अन्य राजाओं की प्रशंसा नहीं करते, केवल शिवाजी और छत्रसाल के प्रशंसक थे। उन्होंने अन्य किसी राजा महाराजाओं के बारे में ऐसा वीरता भरा काव्य नहीं लिखा, क्योंकि वो जिनके सानिध्य में रहते थे, जिनके आश्रम में रहते थे, छत्रसाल और महाराजा शिवाजी, यानी उनकी वीरता का ही उन्होंने बखान किया है। और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, शाह को सराहो छत्रसाल को, है ना, किसी और राजा को मन में नहीं ला सकते, वो तो शिवाजी और छत्रसाल को ही सराहते हैं, है ना। भूषण की कविता जनमानस में कंठहार बन गई थी, वो पूरा राष्ट्र में उनकी कविता गुंजायमान हो रही थी। इस भावना में संपूर्ण जनजीवन समाहित और उसकी वीर भावना में राष्ट्र की ओजमयी धारा बहती है ना। इसी कारण भूषण को किसी जाति विशेष का कवि नहीं कह सकते, किसी जाति विशेष का कवि नहीं कह सकते। वो संपूर्ण भारत के संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, है ना। संपूर्ण राष्ट्र के वो चिंतन के कवि कहे जाते हैं, राष्ट्र चिंतन के कवि कहे जाते हैं। तो उन्होंने भूषण ने जिन दो राष्ट्र नायकों का चित्रण अपनी काव्य कृतियों में किया है वो शिवाजी और छत्रसाल थे, है ना। तो ये देखने को अब देखिए दोनों राष्ट्र की जर्जर शक्तियों को पुनः संगठित करने में लगे हुए थे शिवाजी और छत्रसाल।
है ना, क्योंकि मुगलों ने हमारी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों चीजों पर चोट की थी, इन्हें अस्त व्यस्त और छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, बहुत किया, है ना, लेकिन फिर से देश को उसी लय में लाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो आस्था थी उसको उसी लय में लाने के लिए इन्होंने बहुत युद्ध किए और इन्होंने इस राष्ट्र को अपने जीवन समर्पित कर दिया। इसी बात को कहते हैं कि पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे सिद्ध की सिपाही गई, रही बात रब की और कासम की कला गई, मथुरा मसीत भाई, शिवाजी नहीं होते तो सुनते होती सबकी। बिल्कुल है, अगर शिवाजी नहीं होते तो काशी मथुरा ये आज हमको सुनने को भी नहीं मिलते, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता, है ना। तो ये दो राष्ट्र नायक थे, इन राष्ट्र नायकों का शिवाजी ने बहुत ही सच्चा, सुंदर और एक राष्ट्र चिंतन को व्यक्त करने वाला चित्रण किया है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भूषण की कविता में देश प्रेम उच्च कोटि का मिलता है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। राष्ट्रीय भावना की जो प्रधानता है, राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, वो कहते हैं, चलो मित्रों इस पर राष्ट्रीय भावना की प्रधानता यानी भूषण की जो काव्य है उसमें राष्ट्रीय भावना की प्रधानता बिल्कुल होती है। कैसी होती है, देखिए, भूषण के सामने राष्ट्रीय सम्मान रक्षा का भी प्रश्न था, धार्मिक स्थानों का अपवित्र किया जाना, राम मंदिरों को गिराकर मस्जिदों को बनाया जाना, सांस्कृतिक मापदंडों को समाप्त करना आदि प्रयास उस समय औरंगजेब के कारण हो रहे थे। ऐसे में राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज ही संघर्ष कर रहे थे। अतः उन्हीं को भूषण ने आदर्श मानकर जनता को जगाया और जनता के अंदर राष्ट्र प्रेम का शंख फूंका, उनके चिंतन को जागृत किया, उनके राष्ट्र प्रेम को जागृत किया और कहा कि वेद रखे विदित पुराण सारी युद्ध राखे, राम नाम राखी रसना सु घर में और हिंदू ने की छोटी रोटी राखी है, सिपाही ने की कांधे पे जनेऊ रख माला राखी घर में और देव राखे देवर धर्म राखे घर में। यानी उन्होंने अपने हिंदू संस्कृति को, उस सभ्यता को, धार्मिक आस्था को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, है ना, उन्होंने हिंदुओं को चोटियों को, भगवान राम का स्मरण, हिंदुओं के मंदिरों को जो कि तो सुरक्षित रखने के लिए पूरा जोर लगाया था। और वास्तव में शिवाजी नहीं होते तो राष्ट्रीय संस्कृति, भारतीय जो हिंदुत्व की जो संस्कृति है वो कब की ही खत्म हो जाती। इसलिए राष्ट्रीय भावना की प्रधानता थी, यानी भूषण जी की जो कविता है उसमें राष्ट्रीय भावना की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। सजीव युद्ध वर्णन, उनकी कविता में सजीव युद्ध वर्णन मिलता है। सजीव, जैसे भूषण की कविता वीर रस और रोज गुणों से संपन्न है, ये हम जानते हैं, है ना। उसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। सेना के प्रयाण करते समय उठने वाली जो धूल का बवंडर था जो आसमान में छा जाता था, सूर्य भी उस धूल के बवंडर में तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है ना। और पृथ्वी की चारों ओर खलबली मच जाती है। अतः इसका सजीव चित्रण करते हैं कि ऐल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, कि ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजनी के रेल पेल सेल उछलत है और तारा सो तरुणी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पार पार वार क्यों हलत है। ठीक है ना। हाँ, तो धूल का गुब्बार इस तरह उठा के सूर्य टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है और तारा से कहा और धारा पर पारावार यूं हालत है कि धरती पर मरुस्थल में समुद्र ऐसे दिखाई देने लगता है जैसे किसी थाली में पारा भरा और इधर उधर हिलता हुआ दिखाई देता है ना। बड़ा अद्भुत सुंदर चित्रण किया है और वो भी ओज से और वीरता से परिपूर्ण होकर। तो कई सारे युद्धों का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। और अंत में देखते हैं धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति। हाँ,
धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति। धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति क्या है? धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय भावनाओं को कवि भूषण के काव्य में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है ना? राष्ट्रीय भावनाओं को कवि भूषण के काव्य में ये धार्मिक अभिव्यक्ति भी है। कैसे वे अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म पर संकट है, औरंगजेब इस धार्मिक आस्था को बिल्कुल नष्ट करना चाहता था, छिन्न भिन्न करना चाहता था, इसलिए और मुस्लिम सभ्यता संस्कृति को यहाँ फैलाना, स्थापित करना चाहता था। लेकिन ये देखकर उनका मन व्यग्र उठा, धर्म विरोधी मुस्लिम साम्राज्य के प्रति मुखर उठे। वस्तुतः उनका विरोध मुसलमानों के प्रति नहीं था, बल्कि अन्याय अत्याचार के प्रति था। तात्कालिक मुस्लिम शासन कर रहे थे उस समय की स्थिति का बहुत ही, यानी वो मुसलमान किसी व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं करते थे, वो तो उनके धार्मिक अत्याचार थे उसकी नफरत करते थे, है ना? आज में हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है। सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सब मिलके रहते हैं, सभी धर्मों को अपने धर्मों को मानते हैं, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करते हैं, है ना? और करना भी चाहिए, ये व्यक्तित्व की निशानी है। और इसी प्रकार भूषण जी कहते हैं कि हम सब एक समान है, अपने धर्म की सब इज्जत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे धर्म पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं या धार्मिक आस्थाओं पर चोट करते हैं, तब वो बड़े उग्र हो जाते हैं। तब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बैठती दुकानें लेके रानी रजवारने की, बैठती दुकानें लेके रानी रजवारने की, तहां आए बादशाह राही देखी सबकी, और बेटी ने को यार और यार है लुगाई को, और राई के मार दबादार गई दब की, और ऐसी की बातों को है न कीली घात, भाई है न दानी बस छत्तीस में कब की, और दक्षिणी के नाथ ऐसी देखी धरे ऊंचो हाथ, शिवाजी ने होते तो सुने तो होती सबकी, है ना? वास्तव में शिवाजी नहीं होते तो इस तरह की दयनीय स्थिति हमारे हिंदुस्तान की हो जाती है ना? तो कहने का मतलब है कि जो भूषण की जो काव्य की विशेषता है वो राष्ट्रीय चिंतन की विशेषता है। भूषण का काव्य एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय चिंतन में अहम योगदान देने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने भूषण के बारे में पढ़ा, उनके काव्य के बारे में, उनकी काव्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, है ना? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ये टॉपिक ठीक तरह समझ में आ गया होगा, और इसके आगे के जो कवि रह रहे हैं, भूषण की काव्य कला भी है, वो भी हम समझा